Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 10th June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now first article is economy on autopilot won't overheat for years. Now यहाँ पर हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने ये कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो कैसी होगी 6.5% to 7% होगी टिल 2030 तक. मतलब जो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी वो कितनी होगी 6.5% to 7% टिल 2030 तक होगी इवन विदाउट फर्दर रिफॉर्म्स. अगर हम कोई रिफॉर्म नहीं करते हैं उसके बाद भी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो कितनी होगी 6.5% to 7% होगी. एक्चुअली क्या होता है कि हर इकोनॉमी में मतलब हर नेशन में कोई एक ऐसा फेज आता ही है जब जो हमारी अगर हम अपनी इकोनॉमी में कोई भी रिफॉर्म ना करें स्टिल जो ग्रोथ होती है वो स्ट्रीटली होती है 6.5% to 7% यहाँ पर बताया गया है. जैसे यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है कि चाइना में यहाँ पर 1971 से लेकर 2008 तक उनकी जो इकोनॉमी वो कोई रिफॉर्म नहीं कर रहे थे. उन्होंने सिर्फ क्या किया था अपनी एक जो उनका एक पर्टिकुलर सेक्टर था उस पर ज़्यादा फोकस किया और वहाँ से क्या हुआ मैन्युफैक्चरिंग उसकी ज़्यादा हुई, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, जॉब क्रिएशन ज़्यादा हुआ जिसके साथ उनकी जो इकोनॉमी है यहाँ पर बूम करती हुई नजर आई. ओके, तो यहाँ पर अभी इंडिया इसी फेज पर चल रहा है. आप यहाँ पर देखेंगे ये पूरी ग्रोथ आई है. तो इंडिया हैज़ बाउंस बैक फ्रॉम द पेंडेमिक ब्लूज अकॉर्डिंग टू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरम. GDP to grow 6.5% to 7 from 2023-24 to 2029 to 30 even without reforms. तो हमारी जो GDP ग्रोथ होगी वो कितनी होगी 6.5% to 7% even without reforms. अगर हम कोई रिफॉर्म्स नहीं करेंगे फिर भी हमारी ग्रोथ होगी यहाँ पर 7% तक. रिफॉर्म्स ऑफ फैक्टर मार्केट स्किलिंग इकोसिस्टम कुड स्पूर ग्रोथ टू 7.5% और इवन 8%. यहाँ पर रिफॉर्म फैक्टर्स की बात करें जैसे हमारा मार्केट हो गया, स्किलिंग इकोसिस्टम हो गया, तो यहाँ पर जो हमारी ग्रोथ है उसको कितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है 7.5% to 8% यहाँ पर रिजॉल्व किया जा रहा है. अनसॉल्व प्रॉब्लम आर लो हैंगिंग फ्रूट्स दैट विल अनलॉक मोर ग्रोथ. यहाँ पर जो अभी कुछ प्रॉब्लम्स है जो अभी सॉल्व नहीं है तो वो भी हमारे लिए ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. ओके, अब यहाँ पे देखिए ये चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है कि इंडिया कैन ग्रो लाइक चाइना डिड बिटवीन 1979 एंड 2008 फ्रॉम नाउ ऑन. तो यहाँ पर जिस तरीके से चाइना में हुआ था कि 1979 टू 2008 तक उनकी जो इकोनॉमी है यहाँ पे कंस्टेंटली क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी. इसी तरीके से इंडिया की भी इकोनॉमी क्या होगी यहाँ पे जो जीडीपी हमारी ग्रोथ होगी वो कंस्टेंटली क्या करेगी, ग्रो करेगी. अब देखिए जीडीपी से यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं. जीडीपी की ग्रोथ होना मतलब कि क्या हो रहा है आपकी इकोनॉमी में यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है. जीडीपी यहाँ पे आपकी ज्यादा है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, ग्रोथ हो रहा है. ग्रोथ को हम किससे लिंक करते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन से. मतलब यहाँ पर कोई भी सेक्टर है, इंडस्ट्री है, वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा. प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है इट मीन्स यहाँ पे जो कंजप्शन है वो भी ज्यादा हो रहा होगा क्योंकि प्रोडक्शन हम कब करेंगे जब पर्टिकुलर चीज की यहाँ पे डिमांड होगी और जब इकोनॉमी में डिमांड होती है तो उसका क्या हो रहा होगा कंजप्शन ज्यादा हो रहा होगा. प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो कंजप्शन ज्यादा हो रहा है. तो अल्टीमेटली ये किसको लीड करता है हमारी इकोनॉमी ग्रोथ को लीड करता है. और जो ग्रोथ होती है वो किसको यहाँ पे लीड करता है, इन्फ्लेशन को लीड करता है. तो मतलब ये पक्का है कि अगर किसी भी इकोनॉमी में यहाँ पर ग्रोथ हो रही है तो इट मीन्स वहां पर इन्फ्लेशन जरूर होगा. अब इससे रिलेटेड यहाँ पर हमें ये दो चीजें देखनी है, क्या जीडीपी में हमारी ग्रोथ को इंक्लूड होता है और ग्रोथ अगर इंक्लूड होता है तो क्या उसके साथ जॉब क्रिएशन होता है. क्योंकि ग्रोथ हो रही है मतलब यहाँ पे हमने बात करी क्या प्रोडक्शन हो रहा है. प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन कब होगा जब उसमें पर्सन को एम्प्लॉय किया जाएगा, जॉब क्रिएशन होगा. जब पर्सन उस चीज में इंक्लूड होंगे तभी तो जॉब क्रिएशन होगा ना. तो यहाँ पर जीडीपी से आपके दो चीजें आ जाती हैं. अब हमने एक टर्म पढ़ा था, आई होप आपको यहाँ पे याद होगा, स्टैग्फ्लेशन. स्टैग्फ्लेशन क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होती है, स्टेगनेंट होती है और इन्फ्लेशन कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है. मतलब आपका इन्फ्लेशन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई हो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ना हो रहा, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे कंजप्शन भी नहीं हो रहा है. तो ये जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसे हम कहते हैं क्या, स्टैग्फ्लेशन. ओके, तो इसमें ये कुछ टर्म्स है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया जीडीपी से रिलेटेड. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट विल रेगुलेट एआई इफ इट ब्रिंग्स हार्म टू यूजर्स, सेज राजीव चंद्रशेखर. अब यहाँ पर ये कहा गया है कि
हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनके जो मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूजर्स को कोई भी हार्म लेकर आता है तो वहां पर उस कंडीशन पर गवर्नमेंट क्या करेगी, उस चीज को रेगुलेट करेगी। ओके मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ गए। हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, ओपन एआई आपका आ गया है। तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं, ये जो सारे एप्लीकेशंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं जॉब्स का, है ना। जॉब्स को एक तरीके से यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी जो जॉब्स उसको रिप्लेस कर दिया है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे यूजर्स होते हैं, यहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा हार्म होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी हार्म लेकर आता है हमारे यूजर्स के लिए, तो इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट विल रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बेसिस पर यहाँ पे क्या लेकर आया जाएगा, लॉ को लेकर आया जाएगा। ऑल्दो इसमें ये कहा गया कि अभी इतना इजी नहीं है कि ये एश्योर किया गया है कि आई कैन एश्योर यू दैट व्हाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिस्ट्रप्टिव वी डू नॉट सी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स द सो कॉल्ड थ्रेट और इट रिप्लेसिंग जॉब और रिमूविंग जॉब्स। तो मतलब हम आने वाले कुछ दिनों में हम ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ तो रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ये डिस्ट्रप्टिव भी है, बट नेक्स्ट फ्यू ईयर हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास ऐसा कोई भी थ्रेट नहीं है कि वो क्या कर सकता है, जॉब्स को रिमूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक टास्क ओरिएंटेड है। वहां पे उसको जो टास्क आप देते हैं वो टास्क को क्या करता है, कंप्लीट करता है। उसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्सन मतलब किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करना बहुत ज्यादा अभी मुश्किल है। ओके अगर कोई भी ऐसी अगर चीज आती भी है, यूजर्स को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्म करता है, तो इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट विल रेगुलेट इट। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, कावेरी अथॉरिटी टू मीट ऑन जून 16, मेकेदातु डैम में नॉट बी डिस्कस्ड। अब यहाँ पे कावेरी अथॉरिटी है, इसके बारे में आपको 2-3 चीजें डिस्कस यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये आपका पूरा प्रीलिम्स का फैक्ट आ जाता है, ठीक है। पहला आ गया आपका कावेरी रिवर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा आपका आ जाता है क्या, मेकेदातु डैम। अब मेकेदातु कावेरी रिवर की बात करते हैं। सबसे पहले कावेरी रिवर कहाँ है आपकी, ये कर्नाटका से स्टार्ट होती है। आप इसका यहाँ पर मैप देखेंगे, ये देखिए, ये 2 रीजन। अब देखिए कोई भी जो नेचुरल रिसोर्स होता है, चाहे वो रिवर हो या फिर फॉरेस्ट हो, तो वो ये चीज नहीं देखा कि मैं इस कर्नाटक के स्टेट में हूँ या फिर तमिलनाडु में है कि आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, कहाँ पर है। वो तो नेचुरल रिसोर्स है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इसी तरीके से रिवर्स है, हम रिवर्स की बात करते हैं। तो ये जो कावेरी रिवर है कर्नाटक से स्टार्ट होती है यहाँ से, और ये बहते बहते हुए कहाँ पर जाती है, आपकी तमिलनाडु में आती है, और तमिलनाडु से बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर चली जाती है। ओके लास्ट में यहाँ पे कहा ये सबमर्ज मतलब की जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ओके नाउ यहाँ पर जो कर्नाटका है वो क्या बना रहे हैं, मेकेदातु डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मेकेदातु जो डैम है उसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। उसका मेन पर्पस उनका क्या है, मेकेदातु डैम के बारे में हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो ये 9,000 करोड़ प्रोजेक्ट एम टू स्टोर एंड सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस फॉर द बेंगलुरु सिटी। इनका मेन पर्पस ये है कि हम क्या करेंगे, जो बेंगलुरु सिटी है वहां पर ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉपर सप्लाई होगा। ओके क्योंकि बेंगलुरु सिटी में हम क्या देखते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमें वहां पर नहीं मिल पाता है। दूसरा इसका जो पर्पस है, एम ये है कि अराउंड 400 मेगावाट ऑफ पावर इज आल्सो प्रपोज टू बी जनरेटेड थ्रू द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मेकेदातु प्रोजेक्ट के 2 काम है। आपका क्या, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना बेंगलुरु सिटी को, दूसरा यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ओके थ्रू दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर इसको कब अप्रूव किया था, 2017 में से अप्रूव किया गया था। आपको यहाँ पर क्या याद रखना, ये कौन सा स्टेट बना रहा है, यहाँ पे कर्नाटका बना रहा है। अब इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्शन किसको है, तमिलनाडु को ऑब्जेक्शन है। तमिलनाडु को ऑब्जेक्शन क्यों है, क्योंकि तमिलनाडु क्या है, एक होता है अपर राइपेरियन स्टेट और दूसरा होता है आपका लोअर राइपेरियन स्टेट। अपर राइपेरियन स्टेट मतलब जहां ये रिवर यहां से निकल रही है, आपका मान लीजिए ये कर्नाटक है और ये यहाँ पर आ गई आपकी क्या, तमिलनाडु। अब रिवर यहां से आती हुई बहती हुई कहाँ जा रही, तमिलनाडु में जा रही। तो कर्नाटक क्या हो गया आपका अपर राइपेरियन स्टेट और तमिलनाडु यहाँ पे क्या हो गया, लोअर राइपेरियन स्टेट हो गया। अब अगर यहाँ पर अपर राइपेरियन स्टेट है और यहाँ पर कोई रिवर स्टार्ट हो रही है और कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो इसमें मतलब कि एक तरीके से क्या हो रहा है कि ये जो कावेरी रिवर है इसका जो पानी है उसमें यहाँ पर क्या होगा, चेंजेस हो गए, है ना। पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा था अब तक, उसमें क्या होगा, चेंजेस होगा। इसीलिए यहाँ पर तमिलनाडु ने क्या किया, इसे ऑब्जेक्ट किया है। क्या किया, इसे ऑब्जेक्ट किया। अब यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम्स हुई है इस प्रोजेक्ट के कारण। तमिलनाडु ने ये कहा है कि ये क्या करेगा, जो यहाँ पर कावेरी रिवर के पास जो वाइल्ड लाइफ है उसको यहाँ पर
एक तरीके से क्या करेगा, हार्म करेगा, क्योंकि बहुत सारा जो एरिया है उसको यहाँ पे सबमर्ज किया होगा। ओके, दूसरी बात यहाँ पे लोअर राइपेरियन स्टेट होने के नाते एक अपर राइपेरियन स्टेट की ये मतलब की नेसेसिटी होती है, उसके लिए यहाँ पे कंपलसरी होता है कि वो क्या करे, उनकी परमिशन ले, बट ऐसा कर्नाटक ने नहीं किया। इवन इसी के चलते तमिलनाडु ने 2018 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की थी। ओके, तो आपको ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। मेकेदातु प्रोजेक्ट आपका क्या है। अब हम कावेरी रिवर के बारे में देख लेते हैं। कावेरी रिवर क्या है आपका, इसको आप देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इसको जीएस पेपर 1 और 3 से यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ओके, जीएस पेपर 3 से कैसे आ गया आपका, इसमें इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव आ गया, डैम आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें आ गई। अब कावेरी रिवर की बात करते हैं तो कावेरी रिवर को हम कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। आपको ये जो शॉर्ट नेम्स होते हैं इनके जो एक तरीके से दूसरे जो नाम देते हैं, तो द गंगा ऑफ द साउथ, ये आपको पता होने चाहिए। तो दक्षिण भारत की गंगा और द गंगा ऑफ द साउथ किसको कहा जाता है, कावेरी रिवर को कहा जाता है। तमिलनाडु में से पौनी रिवर भी कहा जाता है। ओके, ये 4th लार्जेस्ट रिवर ऑफ द सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द 4th लार्जेस्ट रिवर ऑफ द सदर्न इंडिया। ओके, कावेरी रिवर यहाँ पे एलिवेशन देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रह्मगिरी रेंज नियर चिरलगला विलेज ऑफ कोदाकू, कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट से ब्रह्मगिरी रिवर से ये स्टार्ट होती है, इसका ओरिजिन होती है। आउटफॉल की बात करते हैं, इसका 800 किलोमीटर इसका पूरा आउटफॉल है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेफ्ट बैंक रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, हरंगी, हेमावती, शिमशा एंड अर्कावती। तो ये जो डैम बन रहा है ना मेकेदातु डैम, इसमें जो अर्कावती जो मतलब रिवर है, इस पर भी थोड़ा यहाँ पर क्या होगा, ये रिवर भी यहाँ पर साथ में आएगी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो कौन कौन सी आपकी देखिए, कंबनी आ गई, लक्ष्मंत्रिता आ गई, सुरवनती, भावनी, नोयली, अमरावती ज्वाइंस फ्रॉम द राइट। तो ये राइट साइड से यहाँ पे क्या करते हैं, इस रिवर को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी है कावेरी रिवर, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, और यहाँ पे डैम का क्या किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ओके, अब देखिए ये जो रिवर है यहाँ पर 2 स्टेट्स के बीच में आ जाती है। रिवर की जब हम बात करते हैं तो ये 2 स्टेट्स के बीच आती है। अब जब यहाँ पर देखिए 2 स्टेट्स के बीच में क्या हो रहा है, एक डिस्प्यूट हो रहा है। हाँ, ये पता था जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्हें पता था कि इस तरीके की जो चीजें होंगी वो फ्यूचर में अराइज होंगी नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, इसलिए यहाँ पर क्या आता है आपका, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। आर्टिकल 262 आपको यहाँ पर याद रखना है, ये किससे रिलेटेड करता है, आपका इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से मेंशन किया गया है, इसके अंदर 2 क्लॉज हैं। आर्टिकल 262 क्लॉज 1 है, यहाँ पर क्या करता है, पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट कोई भी अगर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन आती है तो उस रिस्पेक्ट पे पार्लियामेंट क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। सेकंड, इसमें जो क्लॉज है वो क्या इंक्लूड करता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, कोई भी जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट और जो अदर कोर्ट है उसका कोई भी ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, और पार्लियामेंट यहाँ पे क्या करेगी, लॉ बनाएगी। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। अब देखिए अगर सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे तो यहाँ पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट और जो अदर कोर्ट्स के पास जाने लगे, ऑलरेडी उनके पास क्या है, बहुत सारे केसेस आते हैं, और इस तरीके की चीजें जब इस तरीके के जो केसेस होते हैं जब ये इन कोर्ट्स के पास जाते हैं तो उसका सही पर यहाँ पे फैसला भी नहीं हो पाता है। ठीक है, और डिस्प्यूट भी अच्छे से रिजॉल्व नहीं हो पाता, और जो जुडिशरी का एक तरीके से जुडिशरी के ऊपर बर्डन और ज्यादा इंक्रीज होता जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई है कि इसमें क्या किया जाएगा, ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिससे क्या होगा, इस तरीके जो केसेस है उनको अच्छे से रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसमें आपको याद रखना क्या, आर्टिकल 262 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, अब फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज चाइल्ड अमंग 3 किल्ड इन दांदबाड़ इलीगल माइन कोलैप्स। अब यहाँ पर क्या है कि 3 लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक सिर्फ इतना ही बताया गया है कि सिर्फ एक बच्चे की ही यहाँ पर क्या गई है, जान गई है, और कुछ लोग बाकी जो लोग हैं वो इंजर्ड है। एक्चुअली यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है आपका कहाँ, बोवरा कोलेरी एरिया में यहाँ पर पूरा इंसिडेंट होता है, जिसमें यहाँ पर जो माइनिंग होती है उसे क्लोज कर दिया जाता है, मतलब उसको बंद कर दिया जाता है, बट स्टिल वहां पे इलीगल माइनिंग होती है। अब इलीगल माइनिंग होती है, इसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि 3 लोगों की 3 पर्सन इंक्लूडिंग अ 10-year-old वर रिपोर्टेडली किल्ड आफ्टर द इलीगल माइनिंग कोलैप्स दांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो ये पूरा आपका झारखंड का केस है। वहां पर क्या होता है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो माइनिंग होती है इलीगल माइनिंग की करते तरफ, वहां पे वो कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण 3 लोगों की जान चली जाती है। अब इसमें से देखिए ये तो पूरी न्यूज थी, हमने इसको डिस्कस कर लिया। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में बहुत ही जो
रिच रिसोर्सेस हैं उसका बेस है, तो इंडिया हैज़ अ रिच मिनरल रिसोर्सेज बेस विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर, गोल्ड, जिंक, लेड एंड अदर मिनरल्स। तो इंडिया में बहुत सारे क्या मिलते हैं, आपको पता है कि मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं। अभी कैसे मिलते हैं, इनकी माइनिंग की जाती है, ठीक है। इसमें वेरियस सेक्टर होते हैं, इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अराउंड 2.5% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ पीपल्स। तो यहाँ पे इंडिया के जीडीपी में 2.5% यहाँ पे क्या करता है, जो मिनरल्स है, माइनिंग है, वो यहाँ पे क्या करती है, जो माइनिंग सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करती है, और ये मिलियंस ऑफ पीपल को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इलीगल माइनिंग की बात करते हैं, ये क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ओर्स और अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम लैंड और वाटर बॉडीज विदाउट द नेसेसरी परमिट्स, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो यहाँ पे इलीगल माइनिंग की अगर हम बात करते हैं, कोई भी हम मिनरल्स है, ओर्स हैं और वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, उसको वाटर से या फिर लैंड से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं विदाउट द नेसेसरी परमिशन। यहाँ पे गवर्नमेंट से हमें कोई भी या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है वहां से परमिशन नहीं मिली है, लाइसेंस नहीं मिला है, अप्रूवल नहीं मिला है, स्टिल वी आर डूइंग दैट थिंग, इट इज नोन एज इलीगल माइनिंग, ओके। इससे क्या होता है, आपका वॉल्यूशन होता है, एनवायरमेंटल, लेबर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो वॉलेट होते हैं, ये हमें नहीं करने चाहिए। अब इश्यूज की बात करते हैं, इलीगल माइनिंग से क्या क्या इश्यूज होते हैं, ठीक है। पहला आपका क्या होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, इट कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन। अब जब हम इलीगल माइनिंग करते हैं तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पर कैसे क्या करना है, तो इससे आपका सॉइल इरोजन होता है, वाटर का पोल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हजार्डस की बात करते हैं, इलीगल माइनिंग की में यहाँ पे बहुत ज्यादा जो हजार्डस केमिकल्स यहाँ पर निकल कर आते हैं, सच एस मर्करी, साइनाइड, तो ये क्या करते हैं, बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स हैं, और आसपास की कम्युनिटीज को ये पता नहीं होता कि इसको डिस्पोज कैसे करना है ना। हम माइनिंग तो कर रहे हैं बट हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो पर्टिकुलर केमिकल्स निकल कर आ रहे हैं इनका डिस्पोज कैसे करना है, इन सारी चीजों को। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा जो नियर कम्युनिटी होती है उनकी हेल्थ रिस्क पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लॉस ऑफ रेवेन्यू, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट्स। ये जो गवर्नमेंट का रेवेन्यूज होता है उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, क्योंकि ये जो इलीगल तरीके से जो माइनर्स होते हैं उनको कोई भी टैक्स और रॉयल्टीज को पे नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज होता है उसका लॉस होता है ड्यू टू इलीगल माइनिंग। ह्यूमन राइट्स का भी क्या होता है, वॉल्यूशन होता है। इलीगल माइनिंग कैन ऑल्सो लीड टू ह्यूमन राइट वॉल्यूशन इंक्लूडिंग फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन। तो इलीगल माइनिंग में समटाइम्स ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो उसमें फोर्स लेबर करवाया जाता है आपके साथ, है ना, कि आपको फोर्सफुली यहाँ पर काम करने के लिए बोला जाता है, बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है ना, जो कमजोर पॉपुलेशन होती है, जिनको इनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, उनको बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो अल्टीमेटली इट इज अ ह्यूमन राइट वॉल्यूशन। तो इलीगल माइनिंग के हमने यहाँ पे क्या देख लिया, इश्यूज देख लिए। अब इसको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमें क्या जरूरत है, एक लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सकें, जो इलीगल माइनिंग है उसको प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस यूज। हमें यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का, जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स, जीपीएस सिस्टम है, इन सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलीगल माइनिंग को यहाँ पर रोक सकते हैं। कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, माइनिंग कंपनीज के साथ क्या कर सकते हैं, मतलब माइनिंग कंपनीज हैं वो क्लोजली एसोसिएट हो सकती हैं किसके साथ, लोकल कम्युनिटीज के साथ। उनके जो कंसर्न्स हैं उनको यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उन एड्रेस किया जा सकता है, और उनके साथ क्या कर सकते हैं, हम वर्क कर सकते हैं। अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलीगल माइनिंग में हम इंक्लूड क्यों होते हैं, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, हमारे पास पैसे नहीं होते, एजुकेशन नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका एजुकेशन का आ जाता है। हम यहाँ पे एजुकेशन नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पे टॉपिक क्लियर होगा। हम यहाँ पे इंडिया में बात करते हैं कौन कौन से लॉ है माइनिंग से रिलेटेड। तो एंट्री एट जो हमारी स्टेट लिस्ट है, तो उसका 20 स्टेट लिस्ट जो आपकी है उसमें जो एंट्री नंबर 23 है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट द स्टेट गवर्नमेंट टू ओन द मिनरल्स लोकेटेड विद इन देयर बाउंड्री। तो स्टेट लिस्ट में यहाँ पे 23 जो एंट्री है वो ये कहता है कि कोई भी स्टेट है, ये पर्टिकुलर यहाँ पे स्टेट आ गया, इसके अंदर कुछ भी रिसोर्सेज आते हैं उनकी बाउंड्री के अंदर, तो उस पर किसका मैंडेट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। फिर यहाँ पे जो सेंट्रल लिस्ट की बात करते हैं, जो एंट्री 54 ये क्या बताता है कि गवर्नमेंट टू ओन द मिनरल्स विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। अगर कोई एरिया ऐसा है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, तो वहां पर अगर कोई भी पर्टिकुलर मिनरल्स मिलता है तो उस पर किसका ओन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओन होगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर अब सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसमें फिर से वही हमने जो कल डिस्कस किया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की यहाँ पे क्या हुई है, मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में स्टिल अभी जो
रेपो रेट्स हैं उनके जो प्राइजेस है उसमें चेंज नहीं किया गया है। ओके तो इसमें बस यही कहा गया कि जो क्योंकि हमें ये देखने की बात की गई कि अभी हमारा जो ग्रोथ है वो ग्रोथ को अभी प्रोजेक्ट किया गया है। जो आइडियल यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए 4% होना चाहिए। यहाँ पे 27 मंथ से कंटिन्यूसली जो है आरबीआई है और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो यहाँ पे ये कर रही है कि हम क्या कर सके फिजिकल ईयर से कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाए, बट स्टिल हम अब कहाँ तक पहुंच पाए 6% तक ही पहुंच पाए हैं। अब ये जो इन्फ्लेशन है वो और ज्यादा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऐसी कंडीशंस है, यहाँ पर हमने बात करी कि रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मॉनसून इन वेक ऑफ अल नीनो कंडीशन, यहाँ पे अल नीनो आपका आने वाला है जिसके कारण यहाँ पे मानसून में डिस्ट्रप्शन हो सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, अनसर्टेनिटी ओवर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि इंटरनेशनल जो कमोडिटीज है उनके प्राइसेस क्या होंगे। शुगर, राइस और क्रूड ऑयल एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे कि हमने बात करी कि ओपेक प्लस कंट्रीज यहाँ पे क्या काम कर रही है कि जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको कट करने की बात की जा रही है। ओके वॉलिडिटी आ रही है आपके जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। तो ये सारे रिस्क किसमें है कि इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है उसमें क्या कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन को हम यहाँ पे रोक भी सकते हैं और नहीं भी रोक सकते हैं। तो देखिए इन्फ्लेशन सिर्फ हमारा इंटरनली इशू नहीं है, इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है, ये जो आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है तो अभी हाल ही फिलहाल में अभी जो मीटिंग हुई है उसमें एक्चुअली जो रेपो रेट्स है उसको यहाँ पर चेंज उसमें कोई भी नहीं किया गया है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, ये आर्टिकल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बात की जा रही किसकी? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की। ठीक है कि 2003 में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे 2 कंपनीज आ जाती हैं। पहली आपकी क्या आ जाती है? एक आती है जेनकॉम, दूसरी आपकी आती है कौन सी? डिस्कॉम कंपनी। ठीक है यहाँ पर क्या होता है कि इससे 2003 से पहले एक ही कंपनी का पूरा काम होता था कि वो क्या करे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, ओके उसका फिर ट्रांसमिशन करें, उसके बाद फिर उसको क्या करें डिस्ट्रीब्यूट करें। बट आफ्टर 2003 यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को यहाँ पर डिसमेल्ट कर देती है और ये कहती है कि हम यहाँ पर अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स लेकर आएंगे। एक तरीके से यहाँ पे एक कंपनी क्या करेगी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगी, दूसरी क्या करेगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, ट्रांसमिशन करेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में हम क्या देखते हैं 2 कंपनीज आ जाती हैं आपकी, एक होती है जेनकॉम, दूसरी होती है डिस्कॉम। जेनकॉम का एक तरीके से आप कह सकते हैं जेन का मतलब एक तरीके से जनरेट करना, क्या जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना यहाँ पर किसका काम होता है? जेनकॉम का काम होता है। और डिस्कॉम की बात करते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो यहाँ पर किसकी बात आ गई? तो जेनकॉम का काम क्या है? जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। दूसरा काम आता है डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कॉम का, तो इसका काम होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके अब यहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्कॉम होती है जेनकॉम ये एक एग्रीमेंट करते हैं कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करिए। जैसे कि वेरियस इंडस्ट्रीज होती है ना, कोल के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, तो उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया जाता है और उसके बाद फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ओके तो इतना क्लियर हुआ आपको? अब एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जेनकॉम जो है यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को क्या किया गया? इंक्लूड किया गया कि यहाँ पे वेरियस प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इंक्लूड हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते रहते हैं। बट डिस्कॉम को क्या है यहाँ पे कंज्यूमर्स डायरेक्टली लिंक हैं। जेनकॉम में यहाँ पे क्या हो रहा है? कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कंज्यूमर्स इसमें क्या है? डायरेक्टली लिंक है आपके, इसलिए इसको कौन रेगुलेट करता है? हमारी गवर्नमेंट थ्रू लॉ इस चीज को क्या करती है? डिस्कॉम जो कंपनीज होती हैं उनको यहाँ पर रेगुलेट करती है। इसके कारण क्या होता है जो डिस्कॉम होता है उनको यहाँ पे लॉस में जाना पड़ता है। डिस्कॉम को क्या हो जाता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस होता है और जब इनको लॉस हो रहा है तो वो ये फर्दर जो जिसके साथ उन्होंने जेनकॉम कंपनी के साथ जिसके साथ भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है तो वो उसको यहाँ पे पेमेंट कैसे करेंगी? ये इनके साथ क्या हो रहा है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही। पहली प्रॉब्लम इनकी ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि यहाँ पर 1 यूनिट के 10 पैसे लगने चाहिए, 2 पैसे लगने चाहिए, कि 1 रुपए लगना चाहिए, है ना, कि 1 यूनिट में हमें यहाँ पर मान लीजिए 1 रुपए देने हैं। ओके बट यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है? इसका जो नुकसान होता है वो डिस्कॉम कंपनी को होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है और यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है कि आपको ये जो सब्सिडी के थ्रू यहाँ पर जो लॉस हो रहा है उसको फुलफिल कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। बट गवर्नमेंट इज फेलिंग टू फुलफिल देयर डिमांड, मतलब उनका जो लॉस है उसको यहाँ पर फुलफिल करने में क्या है? यहाँ पर अनेबल है। तो ये उनको यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें बात की गई किसकी? क्रॉस सब्सिडी की। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बात की गई किसकी? क्रॉस सब्सिडी की। क्रॉस सब्सिडी क्या होती है कि अगर हम क्रॉस सब्सिडी को देखते हैं
यहाँ पर देखते हैं, तो क्रॉस सब्सिडी ये होता है कि हम एक पर्सन से क्या करें, आपके दो प्लेयर्स हैं, तो एक कंज्यूमर से यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। अब इस सब्सिडी को प्रोवाइड करते टाइम उन्हें जो लॉस हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो दूसरा पर्सन है, दूसरी चीज़ है, वहाँ पर हम क्या करें, और ज़्यादा उससे क्या करें, पैसे लें। तो यहाँ पर क्या होता है, इसे हम कहते हैं क्या, क्रॉस सब्सिडी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्रॉस सब्सिडी क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। तो इस आर्टिकल में मेनली यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। अब इसका अल्टीमेटली जो लॉस होता है, नुकसान हो रहा है, किसको हो रहा है, यहाँ पर डिस्कॉम को हो रहा है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे यूके का जो मॉडल है उसे अपनाने की जरूरत है। यूके में क्या किया जाता है कि जो प्राइजेस हैं वेरियस यहाँ पे अल्टीमेट जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, डिस्कॉम कंपनी के जो भी इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, जनरेट करते हैं, उसका जो पूरा प्राइस होता है वो मार्केट में रख देते हैं कि इस कंपनी का ये प्राइस है, इस कंपनी का ये प्राइस है, इस कंपनी का ये प्राइस है। और यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उनको जो भी सुटेबल लगता है उस कंपनी को वो क्या करते हैं, यहाँ पे चूज करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि डिस्कॉम को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल है उसे थोड़ा सा कम करना होगा, प्राइवेट प्लेयर्स को और ज्यादा लेकर आना होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिस्कॉम को यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान में पहुंचा रहा है। अब यहाँ पर डिस्कॉम कंपनी का जो एग्रीमेंट होता है किसके साथ होता है, जेनकॉम के साथ होता है। तो जेनकॉम के वहां पर तो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, है ना, वो किसी तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जनरेशन करते रहते हैं। बट जो डिस्कॉम है इसको कौन रेगुलेट करता है, हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इसलिए यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स का भी ज्यादा रोल नहीं है। इसलिए इस आर्टिकल में यही कहा गया कि हमें क्या करना होगा कि जो डिस्कॉम है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये कोलैप्स ना हो जाए। यहाँ पर हमें न्यू इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और यहाँ पर जो शॉर्टेज ये मतलब कि इनको फेस करना पड़ रहा है ना, पावर का जो शॉर्टेज फेस करना पड़ रहा है, अगर डिस्कॉम यहाँ पे फेल हो जाता है तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए यहाँ पे जो डिस्कॉम की यहाँ पे जो डिमांड्स है उसको यहाँ पर क्या करना होगा, सामने लेकर आना होगा। तो देखिए, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द रिफॉर्म आइडिया ऑफ डूइंग अवे विद द सेंट्रलिटी ऑफ द डिस्कॉम मस्ट बी thought through. Lessons from the experience of the last year in the UK should be analyzed. There are a quick fix easy solution. तो यहाँ पर हमें कुछ क्विक फिक्स इजी सॉल्यूशन को लेकर आना होगा जिससे हम क्या कर सके, इस चीज को रिफॉर्म कर सके। तो हमें किस किस की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है, मार्केट की जरूरत है, कंपटीशन की जरूरत है, और कंज्यूमर्स को यहाँ पर चॉइस प्रोवाइड करने की जरूरत है। तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिस्कॉम सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, उसको और ज्यादा बूम बना सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन आपकी जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो आपकी डिमांड है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और डिमांड जब इंक्रीज हो रही है, अगर आपके पूरे स्फीयर में एक ही फैक्टर होगा, एक ही प्लेयर होगा, तो वहां पर जो प्राइजेस होंगे वो भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा हाई होंगे। और जब प्राइजेस हाई होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस किसको होगा, कंज्यूमर को होगा। फिर कंज्यूमर यहाँ पे डिमांड करेंगे कि हमें यहाँ पे सब्सिडी दी जाए, तो सब्सिडी कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। और गवर्नमेंट जब यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, ज्यादातर जो आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो किस में चला जाएगा, सब्सिडी प्रोवाइड करने में। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, मार्केट अवेलेबल और कंपटीशन बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हमें डिस्कॉम कंपनी में प्राइवेट प्लेयर्स को क्या करना होगा, लेकर आना होगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, इसको हमने कल ही डिस्कस किया था। इसमें इंडिया और नेपाल के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया और नेपाल इंडिया के लिए नेपाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जियोपॉलिटिकली हम देखें तो भी, है ना, तो हर एक लेवल से इंडिया क्या हो जाता है, मतलब सॉरी, इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो गवर्नमेंट के चेंज होने से क्या होता है, जो रिलेशन होते हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं। हाल ही फिलहाल में यहाँ पे जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर आए थे, और यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि हमने बात करती है एनर्जी सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में, यहाँ पर हमारे जो एग्रीमेंट्स है वो साइन किए गए हैं। अब कुछ जो इश्यूज भी रहे हैं, जैसे कि हमने काला पानी का जो इशू रहा है, हमारे साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट रहा है नेपाल के साथ, मदेशी वाला यहाँ पे डिस्प्यूट रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर डिस्प्यूट्स बने ऑल्दो, बट हमें किस पर फोकस करने की जरूरत है, हमारी इकोनॉमी पर फोकस करने की जरूरत है। अगर हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस यहाँ पे स्ट्रांग हो देंगे तो ये जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो बस इसमें इतना ही, अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, पाइप पोर्टेबल वाटर अक्रॉस इंडिया विल अवॉर्ड 4 लाख डायरिया डेथ फाइन WHO। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर इंडिया में,
है ना, इंडिया में जो वाटर का एक्सेस लोगों को यहाँ पे पाइप के थ्रू हमने, जैसे कि हमारा क्या यहाँ पर आ जाता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री की यहाँ पर क्या है, उन्होंने हमारा जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन में हमने क्या बात करी कि हर घर में, चाहे वो अर्बन एरिया हो या फिर रूरल एरिया हो, सबको यहाँ पे टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको नल का पानी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो नल का पानी मिलेगा मतलब आपको यहाँ पे सेफ वाटर का एक्सेस हो रहा है। और सेफ वाटर का जब एक्सेस होगा, डायरिया क्यों होता है आपका, डायरिया इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पर जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, आपका जो खराब पानी होता है, उसको हम यहाँ पर जब कंज्यूम करते हैं, इससे आपको डायरिया जैसी प्रॉब्लम होती है और डायरिया से बहुत सारी डेथ भी होती हैं। इसको हमने प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारा ये जो मिशन है जल शक्ति मिशन, इसमें यहाँ पे 3.6 ट्रिलियन जो एंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड पाइप पोर्टेबल वाटर टू ऑल इंडिया में यहाँ पे पाइप वाटर को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये चीज हो जाती है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 लाख जो डेथ्स है और डायरिया के कारण होती है, उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ओके, तो ये किसका मिशन है आप सभी को यहाँ पर पता होगा, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है इसके बारे में आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए, इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं। ओके, तो जल जीवन मिशन ये किस मिनिस्ट्री का है, जल शक्ति मिनिस्ट्री का है। ओके, इसमें यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट है कि हम क्या करेंगे, 2024 तक हर घर में टैप वाटर को प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डेटा भी आया आपका कि करेंटली पोर्टेबल वाटर कनेक्शन इज बीइंग प्रोवाइडेड एवरी सेकेंड। यहाँ पर हर सेकेंड हम देख रहे हैं कि जो पोर्टेबल वाटर कनेक्शन को प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टेट्स की बात करते हैं, 5 स्टेट्स गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब एंड 3 यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन दीव, दादर नागर हवेली एंड पुडुचेरी हैव रिपोर्टेड 100% कवरेज। तो यहाँ पर ये जो 5 स्टेट्स की हमने बात करी और ये 3 यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पर 100% कवरेज हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं 98.87% एंड बिहार 96.30%। यहाँ पे उन्होंने मतलब उनका जो टारगेट था कि हमें क्या करना है कि 100% यहाँ पे जो कवरेज है उसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। ओके, अदर स्टेट्स को भी यहाँ पे क्या करना होगा, अच्छा परफॉर्म करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा टारगेट है उसको अचीव किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रशिया टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस इन जुलाई। नाउ आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हम क्या देख रहे हैं, जो रशिया यूक्रेन का वॉर है ना, ये यहाँ पर चल रहा है। इसमें हम बात कर रहे हैं 15 मंथ्स आपके हो चुके हैं। ओके, अभी तक कोई भी जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो निकल कर नहीं आया है कि कौन सी कंट्री यहाँ पे जीती है, कौन सी आपकी हारी है। ओके, नाउ रशिया विल स्टार्ट डिप्लॉइंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस आफ्टर प्रैक्टिकल स्टोरेज फैसिलिटी आर रेडी ऑन जुलाई 7 एंड 8। अब रशिया यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर रहा है बेलारूस में। यहाँ पर उनका पूरा मतलब कि जो फैसिलिटीज है वो सारी चीजें यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं और जुलाई में ये कहा जा रहा है कि रशिया विल डिप्लॉय अ न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होने वाला है अगर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाएगा। तो यू कैन थिंक ऑफ, मतलब कि आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में यहाँ पे सुना ही होगा कि उसके कारण यहाँ पे कितना मास लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है। अब इसके कारण अगर यहाँ पर ये फर्दर चीजें होती हैं तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को इसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि यूएस लेड जो नाटो मिलिट्री है, यहाँ पर जो यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है, तो इस चीज से हमें क्या करना होगा, बचना होगा। हमें जल्द से जल्द क्या करना होगा, इस चीज को खत्म करना होगा। अदरवाइज इसके जो लार्जेस्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इम्पैक्ट है, हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो देखिए आज हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे उन तक ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहुंचे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है हमारा एडुवर्स न्यूज एनालिसिस, आप सर्च करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।